मैं डॉक्टर अंजलि दुबे, गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वह 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम पर आधारित है। इसके पहले के वीडियो में हमने 1861 के अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आज हम बात कर रहे हैं 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम पर। 1861 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय स्वशासन आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं के फलस्वरूप भारतीयों में बड़ी उत्तेजना फैली और उनमें राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीयता का विकास हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी जन्म हुआ था। इसने संवैधानिक सुधारों की मांग की। इन घटनाओं तथा मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। सबसे पहले हम बात करेंगे इस अधिनियम के पारित होने के क्या प्रमुख कारण थे। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के पारित होने के प्रमुख कारणों में जो सबसे पहला कारण था वह था 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में भारतीयों को संतोष नहीं हुआ। वे अधिक से अधिक भारतीयों को स्वशासन में भाग देने के पक्ष में थे तथा शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मांगों को सूचीबद्ध किया और उन्हें सरकार के समक्ष भी रखा। उन्होंने विधायिका सभाओं के सामने जो प्रश्न थे उनको उठाया और काउंसिलों में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की मांग भी की। इसने काउंसिलों को कानून निर्माण तथा आर्थिक शक्तियों में वृद्धि की मांग की, जिससे वे सही रूप से भारतीयों की आकांक्षा की पूर्ति कर सके। कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में कुछ मांगें जो प्रस्तुत की थी वह इस प्रकार थी। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया जाए। दूसरा, सिविल सर्विस की जो परीक्षा है वह भारत में हो। तीसरा, भारतीय प्रशासन की जांच पड़ताल के लिए एक शाही आयोजन की नियुक्ति हो और सैनिक व्यय में कमी की जाए। कांग्रेस ने यह मांग की कि परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए और सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रशासन के सभी विभागों में कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदान किया जाए। कांग्रेस इन मांगों को प्रतिवर्ष दोहराती रही। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक संस्थाओं तथा संगठनों ने 1861 के अधिनियम में संशोधन लाने की मांग की। यूरोप के बहुत से व्यापारियों ने भी जो भारत में कार्य कर रहे थे अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए परिषदों में विस्तार तथा सुधार की मांग की थी। लॉर्ड डफरिन ने इस दिशा में तुरंत कदम उठाया। उन्होंने सुधार के प्रश्न पर विचार करने के लिए अपनी परिषद के लिए एक समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने सुधारों के संबंध में अपना सुझाव भी दिया। इसी समय चार्ल्स ब्रैडला जो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, संसद में उन्होंने भी एक विधेयक प्रस्तुत किया। वह भारत का मित्र था तथा हाल ही में कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में सम्मिलित होकर के वापस लौटे थे। उन्होंने अपने प्रस्ताव में कांग्रेस की मांगों को स्थान भी प्रदान किया। ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रयत्नों से प्रभावित होकर एक सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें ब्रैडला विधेयक की मांगों में आंशिक रूप से जो थी उनको स्वीकार भी किया गया था। यह विधेयक पास होकर के भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अधिनियम के अगर हम प्रमुख उपबंधों पर चर्चा करें तो वह इस प्रकार है। सबसे पहले, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया। केंद्रीय परिषद में इनकी सदस्य संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 तक हो सकती थी। बम्बई और मद्रास की परिषदों की संख्या में कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 निश्चित की गई थी। बंगाल में 20 और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा अवध में 15 अधिकतम संख्या निर्धारित की गई। दूसरा, सपरिषद गवर्नर जनरल को भारत सचिव की स्वीकृति से अतिरिक्त सदस्यों के नामांकन के लिए नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इन नियमों के अनुसार गवर्नर जनरल और गवर्नर कतिपय प्रतिनिधि संस्थाओं की सिफारिश पर
कुछ गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत भी कर सकते थे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा थी वह शुरू की गई। इस आधार पर प्रांतीय परिषदों के लिए सिफारिश करने वाली जो संस्थाएं थीं वह नगरपालिका परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार और विश्वविद्यालय की सीमित थी। उदाहरण स्वरूप मद्रास विधान परिषद के 20 अतिरिक्त सदस्यों में 9 सरकारी अधिकारी थे, 4 नामांकित गैर सरकारी सदस्य तथा 7 निर्वाचित सदस्य थे। निर्वाचित सदस्यों में 4 का चुनाव नगर पालिका परिषद द्वारा तथा मद्रास नगर निगम, मद्रास विश्वविद्यालय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक सदस्य चुने जाते थे। इस प्रकार केंद्रीय विधान परिषद के 16 अतिरिक्त सदस्यों में से 6 सरकारी, 5 नामांकित गैर सरकारी सदस्य तथा 5 निर्वाचित सदस्य होते थे। तीसरा, 1892 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई। उन्हें वार्षिक वित्त विवरण पर वाद विवाद का अधिकार भी प्रदान किया गया। पार्षदों के सार्वजनिक महत्व के विषयों पर निहित प्रतिबंधों की सीमा के अंतर्गत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार भी प्रदान किया गया, लेकिन उन्हें बजट पर वोट देने तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। सापरिषद गवर्नर जनरल तथा सापरिषद गवर्नरों को वार्षिक वित्त वितरण पर वाद विवाद और प्रश्न पूछने के संबंध में नियम बनाने के अधिकार दिए गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे आखिर इस अधिनियम में क्या दोष थे। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम अनेक दृष्टियों से अगर हम देखें तो वह त्रुटिपूर्ण था। अधिनियम की प्रमुख त्रुटियां इस प्रकार थी, जैसे पहला, निर्वाचन की जो पद्धति थी वह अस्पष्ट तथा अपूर्ण थी। व्यवस्थापिका सभाओं में केवल कुछ ही सदस्य निर्वाचित होते थे, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से। वे जनता के प्रतिनिधि ना होकर के कुछ विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे और ऐसे सदस्य उसमें आते थे। दूसरा, परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या नाम मात्र की थी। जो गैर सरकारी सदस्य थे वे सरकार के समर्थक या उनके पीछे चलने वाले ही थे। गवर्नर जनरल या गवर्नर मनोनुकूल नियम बना करके अपने समर्थक व्यक्तियों को काउंसिल में मनोनीत कर देते थे। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अगर हम देखें तो वह इतनी कम थी कि वे करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। यह इसका सबसे बड़ा दोष सामने आया। तीसरा, परिषदों के जो अधिकार थे वह भी बहुत सीमित थे। उन्हें केवल बजट पर वाद विवाद करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन उन्हें वोट देने या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। अध्यक्ष सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने पर रोक भी लगा सकते थे। इस प्रकार विधायिका सभाओं का कार्यपालिका पर नहीं के बराबर ही नियंत्रण था। यह इसका सबसे बड़ा दोष सामने आया। चौथा, अधिनियम ना तो भारतीयों को खुश कर सका और ना ही सरकार को इससे संतोष हुआ। भारतीय इसे प्रतिक्रियावादी समझते थे, जबकि सरकार आवश्यकता से अधिक प्रगतिवादी थी। अधिनियम द्वारा अपनाए गए निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत इतने संकीर्ण थे कि भारतीयों की आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो सकी। साथ ही कुछ सदस्यों के प्रगतिवादी रुख के कारण सरकार ने यह महसूस किया कि उसे वफादार भारतीयों का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे इस अधिनियम का क्या महत्व था। अनेक त्रुटियों के बावजूद 1892 का जो अधिनियम था वह काफी महत्वपूर्ण था। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मतानुसार इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिध्यात्मक सरकार की नींव डाली थी। यह पहला अवसर था कि भारतीयों को उच्च राजनीतिक पदों का उत्तरदायित्व सौंपा गया तथा उनसे नीति संबंधी परामर्श भी लिया जाने लगा। भारतीयों ने वायसराय तथा अंग्रेज पार्षदों के साथ अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता, संसदीय योग्यता का परिचय दिया। यद्यपि वे अल्पसंख्यकों में थे, लेकिन फिर भी उनके विचारों पर काफी ध्यान दिया जाता था। यह पहला अवसर था जिस समय भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। अधिनियम में निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। फिर भी जैसा कि अधिनियम पर बोलते हुए ग्रैंडस्टोन ने कहा है कि हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत में निर्वाचन व्यवस्था अपनाई जाए या नहीं अपनाई जाए।
यद्यपि बिल में इसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी अंततः यह इस सिद्धांत को अपनाने के मार्ग में एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। विधायिका परिषदों को वित्तीय अधिकारों में वृद्धि अधिनियम की जो छूट दी गई थी वह एक बहुत बड़ी इसके माध्यम से देन थी। इसके पूर्व परिषद के सदस्यों को सरकार की वित्तीय नीति की केवल आलोचना करने तथा उस पर वाद विवाद करने का अधिकार ही प्रदान था। 1892 के अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को भी सरकार की वित्तीय नीति पर पूर्ण तथा स्वतंत्र वाद विवाद करने का अधिकार प्रदान किया गया। इससे सरकार को गलतफहमियों तथा त्रुटियों को दूर करने का मौका मिला। इसके अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जो संसदीय पद्धति के विकास में एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। संवैधानिक सुधार के प्रतिवेदन में 1861 से 1892 में प्रगति पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि 1861 में यह कहा जाता था कि हम अपने द्वारा चुने गए कुछ भारतीयों का अपने कानूनों के संबंध में विचार सुनते हैं। 1892 में यह कहा गया कि हमारे कानून भारतीयों के परामर्श और आलोचना से निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। इसे हमें अधिक से अधिक अपनाना चाहिए और अगर संभव हो तो जनता को अपने प्रतिनिधियों को भी चुनने का अवसर मिलना चाहिए। निष्कर्षतः सन 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम सन 1861 के अधिनियम से निसंदेह अधिक प्रगतिशील था, क्योंकि इसके द्वारा कुछ अंश तक भारतीयों को नई और दुर्बल जो मांगे थी उनको भी पूरा किया गया था। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यह अधिनियम पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो 1909 के अधिनियम पर आधारित रहेगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।